चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के लिए सबसे विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद संस्थान के रूप में आप यूपी संगम को देखते हैं और हम समय के साथ एक के बाद एक अपने आप को साबित भी करते रहते हैं। जैसे आज के पेपर ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यानी कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का आज एग्जाम हुआ। 10 से 12 बजे तक ये पेपर चला है और इस परीक्षा में यूपी जीके के 20 में से 17 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए सीधे सीधे मिले हैं। बाकी इसमें जो 65 क्वेश्चन स्पेशल आते हैं वो आपके अभिषेक सर ने पढ़ाया था, तो वो अभी है नहीं, उनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, गांव गए हुए हैं, कॉल नहीं लगी है। बाकी वो आएंगे तो वो आपको पूरा बताएंगे कि क्या कैसे चीजें रही हैं। और इतने ही क्वेश्चन करने लायक भी थे अगर हम यूपी जीके और कंप्यूटर की बात करें। एकदम ईमानदारी की बात है, 20 में से यूपी जीके में 17 क्वेश्चन, 18 हो सकता है लेकिन 16 नहीं होगा। इसी प्रकार कंप्यूटर की बात करें तो 15 में से 15। आइए सबसे पहले यूपी जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इनके क्या सलूशन है, मतलब इनके क्या आंसर्स हैं, और फिर कंप्यूटर के आंसर्स भी आपको इसके बाद रिया मैम आपको करा देंगी और बाकी इसका डिटेल सलूशन हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी जो है देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन थे और इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो एक पहला क्वेश्चन जो यूपी जीके का था कि संसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये हमने आपको कई बार कराया हुआ है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ठीक है, जो कि लखनऊ में स्थित है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है। अप्रैल 2026 में यह आयोजन साथियों हुआ था। याद करिए, उद्घाटन इसका राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि यूपी जीके और कंप्यूटर की शानदार तैयारी के लिए आप हमारे कॉम्बो बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये सेशन 12 जुलाई को देख रहे हैं तो मानसून ऑफर का अंतिम दिन है और ये यूपी जीके और कंप्यूटर दोनों का कॉम्बो बैच मात्र 299 में अवेलेबल हो जाएगा। यूपी जीके का दृष्टि 3.0 और कंप्यूटर का संगणक 3.0। इसके बाद इसकी प्राइस 499 हो जाएगी। तो अगर आज आप ये सेशन देख रहे हैं तो जरूर ले लीजिएगा। प्रोसेस क्या है इस बैच के साथ जुड़ने का दोस्तों? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको प्ले स्टोर से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है और इसमें नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना है। देन यहाँ कैटेगरी में यूपी संगम कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पेड कोर्सेज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बैच दिख जाता है। पे ऑनलाइन का प्रोसेस करके आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन था कि संसद खेल महाकुंभ का आयोजन भैया अप्रैल 2026 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है। कहां पर? केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है, लखनऊ में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ था भैया 81। 82 जो क्वेश्चन ये भी कई बार पढ़ा रखा है। याद करिए कि क्या पूछ रखा है। यहां पर पूछा है कि रक्षा मंत्री मतलब राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं तो ये सब उद्घाटन वही ज्यादातर करते हैं। ठीक है, और ये आपको याद होगा हमने बताया था कि स्कूटर इंडिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका उद्घाटन हुआ। ये वाला तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा, है ना, और हमने भी बहुत बार पढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी परियोजना औरैया के दिबियापुर में। याद करिए औरैया में एग्जैक्टली कहां पर? औरैया के दिबियापुर में साथियों ये, ठीक है ना, आपको विकसित होती नजर आएगी। और इसी दिबियापुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी है, 20 मेगावाट का एनटीपीसी का। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल। बहुत बार बताया, अभी हाल ही में कई बार बताया कि ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है और पहला रामसर स्थल भी है। और वर्तमान में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। 11वां रामसर स्थल पटना पक्षी विहार था, 12वां शेखा पक्षी विहार था और 13वां हाल ही में घोषित हुआ सुरहा ताल जो बलिया में है। ठीक है, शेखा पक्षी विहार सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में गुफा चित्रों के संबंध में यह क्वेश्चन था, गुफा चित्रों के संबंध में। तो आप देखेंगे कि सोनभद्र और चित्रकूट के गुफा चित्रों में उत्तर प्रदेश में शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, प्रेम, जीवन और जानवरों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में गुफा चित्र आपको सोनभद्र और चित्रकूट में मिल जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी, ठीक है, अलग यूपी के कुछ अन्य एग्जाम में पूछा है। यूपी ट्रिपल एससी में तो ऐसा पहली बार पूछा है। ठीक है भैया, तो इसी प्रकार से और अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, है ना। और वैसे तो
आप देखेंगे ये प्रश्न बढ़िया है और ये भी हमने कई बार कराया हुआ है। याद करिए, ये वाला क्वेश्चन हमने जब जब कराया तो इसकी स्थापना वगैरह भी बताई। ये पूछा है यूपीआई, है ना, यूपीईआईडीए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद करिए, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2007 में हुई थी और गोमती नगर में जो पर्यटन भवन है वहीं पर इसका हेड ऑफिस स्थित है। गोमती नगर में दोस्तों जो पर्यटन भवन है वहीं पर इसका उद्घाटन मतलब इसका हेड ऑफिस स्थित है। यह भी कई बार आपको कराया कि उत्तर प्रदेश में पहला हाईटेक मीडिया टावर कहां पर है, बरेली में है ना। इसका निर्माण बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर, ठीक है भैया। इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है, 403 होते हैं। हमने आपको बताया था कि एक एंग्लो इंडियन पहले हुआ करते थे लेकिन वो अब नहीं होते हैं। तो 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं भैया, ठीक है ना, 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। पूर्वांचल का, ये तो बहुत बार कराया है, पूर्वांचल का पहला यॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट। यॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लांट जहां पर धागा बनाया जाएगा। तो ये मिर्जापुर में स्थापित किया गया है ताकि मिर्जापुर और सोनभद्र में जो कारपेट और दरी वगैरह के निर्माण से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको आसानी से कम पैसे में, ठीक है, कम दाम पर मिल जाए क्या, धागा, यॉर्न, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस जो इस बार मनाया गया था, आपको याद होगा कि 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम चला था। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अमित शाह जी मुख्य अतिथि थे और अमित शाह जी ने 24 जनवरी 2026 को इसी मौके पर एक जिला एक व्यंजन योजना भी शुरू की थी और इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। कई बार आपको कराया है और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान भी दिया गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन साथियों हम देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रखा है क्या कि भैया ये तो बहुत आसान प्रश्न है, जो नहीं पढ़े होंगे जो लोग वो भी आंसर कर पाए होंगे कि पर्यटन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में, मतलब पिछले साल, और पिछले साल ही तो कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, तो वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सबसे ज्यादा भ्रमण किया जाने वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर, अयोध्या। मतलब पिछले साल राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और शहरों की बात करेंगे तो अयोध्या में, ठीक है ना। अगला प्रश्न था क्या कि भैया ये तो अभी बहुत बार कराया है, अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सी, लखनऊ, ठीक है ना। कौन सी भैया, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी लखनऊ। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदूम में स्थित है, और मखदूम कहां पर स्थित है दोस्तों, मथुरा में स्थित है। कहां पर स्थित है, मथुरा में। अभी कल ही कराया था इसको, ठीक है ना। अच्छा, बाकी ये देखिएगा क्वेश्चन था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट, ठीक है, ये वाला हमने नहीं कराया था भैया, ठीक है, ये हाल ही का क्वेश्चन है, ये हमसे मिस हो गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट 250 बेड का लेवल 1 ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई। जी हां, एकदम सही सुन रहे हैं आप, सैफई में एक उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसी के अंतर्गत स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है ना। बाकी ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव पैपिलोमा वायरस मतलब HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। और ये जो टीकाकरण अभियान है ये शुरू किया गया था 28 फरवरी 2026 को, 28 फरवरी 2026 को शुरू किया गया था। तो ये जो है एक्चुअली में किससे रोकथाम के लिए है, तो जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है, मतलब जिसको आप सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न साथियों क्या है, प्रश्न बढ़िया है कि भारत का पहला ना AICT, तो ये तो मतलब क्या ही है, सैकड़ों बार इसको तो बता रखा है ना, पेड से लेकर यूट्यूब तक, कि उत्तर प्रदेश और देश की पहली AICT के रूप में लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है भैया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिए कि ये भी कई बार कराया कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ, बनारस में। राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ भैया, बनारस में हुआ। अगला प्रश्न था क्या कि भैया देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांस यमुना क्षेत्र में काले हिरन, काला हिरन मतलब ब्लैक बक, ठीक है ना, काला हिरन यानी ब्लैक बक संरक्षण हेतु प्रथम जो संरक्षण रिजर्व की स्थापना की, यह प्रयागराज के मेजा तहसील में की है, प्रयागराज के मेजा तहसील में की है। बढ़िया प्रश्न था, ठीक है ना। हाँ जी, देखो आज वाले पेपर को आप ये नहीं कह सकते कि पेपर आसान था,
आज वाले पेपर को कोई मॉडरेट भी नहीं कह सकता। हाँ, आज वाले पेपर में सीधी सीधी बात है, जिन्होंने मेहनत से मन से पढ़ा है, हमारे साथ जुड़कर तगड़े तरीके से, उनके लिए पेपर आसान था, बाकियों के लिए तो टफ था, सीधी सी बात। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? तो ये आप समझ सकते हैं कि जो भाभर और तराई क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत वाले जो क्षेत्र आते हैं, यहां पर आपको ये वन देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एक ये वाला प्रश्न हमने आपको 2-3 बार ये करा रखा है, पेड में भी और यूट्यूब में भी, कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, भाई बांदा जिले में कलिंजर का किला है, कलिंजर किले के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसे क्या घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है। राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है, वो भी कब भैया? मार्च 2026 में इसे घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये यूपी जीके के 20 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आप रिया मैम के साथ देखेंगे, इनके आंसर। ठीक है, बाकी हमने बताया आपको, और आप समझ सकते हैं कि भैया आपको मेहनत से पढ़ने की जरूरत है, और मेहनत से पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट भी मिलना चाहिए, और वो कंटेंट आपको कहां से मिल रहा है? यूपी जीके और कंप्यूटर का शानदार कॉम्बो बैच से। ठीक है, विश्वसनीयता और भरोसा ये हमारी कायम रहेगी, ये हमेशा हमने कहा है। यूपी SSSC के लिए सबसे बेस्ट संस्थान में आप हमें सबसे ऊपर पाएंगे, है ना। भरोसा रखिए, विश्वसनीयता बरकरार रहेगी, और आपके एग्जाम में ऐसे ही दे दनादन क्वेश्चन आते रहेंगे। फिर बता दें, कंप्यूटर में 15 में 15 पढ़ाए हुए आए, और यूपी जीके में कम से कम 17-18 हो सकते हैं, 16 नहीं होंगे। चलिए, रिया मैम का स्वागत है, आएंगी और आपको क्वेश्चन कराएंगी मैम। हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से जो है एग्जाम आपका हुआ होगा। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो सवाल हैं अच्छे खासे पूछे गए आपसे। यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, ये किलोबाइट से क्वेश्चन पूछा गया, और हमने इसको बहुत बार यानी हजारों बार हमने इस टॉपिक को पढ़ा, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट में से है, और इंपॉर्टेंट देखो है भी, क्योंकि बहुत से एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 1 किलोबाइट है ना, 1 किलोबाइट में क्या देखने को मिलता है, या फिर कितने बाइट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम 1 किलोबाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलता है? 512, 1024, कितना देखने को मिलता है? 1024 बाइट्स आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 1024 बाइट आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया समय के साथ रुझानों की अगर बात करें, ट्रेंड्स की बात करें, ट्रेंड्स क्या होते हैं? हमने आपसे कहा था बहुत सारे चार्ट होते हैं, अलग अलग चार्ट के अपने अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो समय के साथ रुझानों को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट इस्तेमाल किया जाता है? हमने आपसे कहा था जब भी समय की बात होगी तो एक ऐसा चार्ट होता है जो लाइन चार्ट होता है, जो ट्रेंड्स को दिखाता है। तो क्या दिखाता है? लाइन चार्ट जो है ट्रेंड्स को दिखाता है। तो ट्रेंड्स को दिखाने वाला चार्ट कौन है? ट्रेंड्स को दिखाने वाला चार्ट कौन है? लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ देखिएगा, इस तरफ है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका UIDAI है ना, उसकी बात कर रहा है, और कह रहा है कि यूजेस विच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, किस बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। तो अगर किस बायोमेट्रिक तकनीक की बात करें तो वहां पर फिंगरप्रिंट भी लगता है, आंखों का आइरिस स्कैन होता है, आपकी फोटोग्राफ होगी, है ना, आपकी खुद की मतलब पर्सनल फोटो जो होगी वो होगी। तो ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा है फिंगरप्रिंट ओनली, केवल फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेशियल फोटो, वॉइस रिकग्निशन, आवाज से और चेहरे केवल रिकग्निशन से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला, जहां पर ओनली आ जाता है आधा आंसर तो वहीं गलत हो जाता है वो। और बाकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और आंखों का, जो आंखों का आइरिस स्कैन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69। आप मुझे आंसर करते रहिएगा, आपका कौन सा ठीक हुआ है, किसमें आपका सही हुआ है, ठीक है, वो मुझे आप बताते चलेंगे। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में हमने ये फीचर पढ़ा है कि जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो ब्लॉकचेन है इसमें सबसे पहला ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि विकेंद्रीकृत होता है। डिसेंट्रलाइज्ड जिसे हम कहते हैं, ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं है, इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इसको कहते हैं, डिजिटल लेजर भी इसको कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं और डिजिटल लेजर भी हम इसको कहते हैं। तो डिजिटल लेजर या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दोनों ही हम इसको कह रहे होते हैं। और किसके लिए इस्तेमाल है? फॉर ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड
कीपिंग, किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमने ब्लॉकचेन के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पूछा गया अगर कोई नंबर जैसे लिखा है दशमलव संख्या, मतलब डेसिमल में लिखा हुआ है, डेसिमल में कोई नंबर लिखा हुआ है 10। अब देखिए इन्होंने ये जो किया इसमें थोड़ा सा भी भले टाइम लगाओ, 1 2 4 8, इसको जोड़ लोगे तो 1 0 1 0 आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था करना कि 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, इस हिसाब से अगर हम रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा 2 raised to the power 0 1 2 और 3। तो 1 2 4 8, तो 8 और 2 को जोड़ा तो 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0, आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 0। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया है। पूछ रहा है इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000, जो आईटी एक्ट 2000 था, क्या था जो आईटी एक्ट 2000 था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आईटी एक्ट 2000 किस बारे में आया है, क्या करने के लिए आया है? बैंकिंग रेगुलेशन के लिए आया है केवल, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए आता है, रोड ट्रांसपोर्ट रूल्स के लिए आता है, नहीं। लीगल और लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड साइबर क्राइम। देखिए जिस भी प्रकार का जो भी साइबर क्राइम होता है ना, जिस भी प्रकार का साइबर क्राइम होता है, ठीक है, साइबर अपराध होता है, जिस भी प्रकार का साइबर अपराध होता है ना, उसको, और जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी हस्तांतरण है, ठीक है, जितने भी हस्तांतरण है, ठीक है, उन सभी को देखने का काम ये करता है। मतलब कि ये किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ ना हो उसको देखता है, क्योंकि ये एक्ट है ऑब्वियसली, तो ये लीगैलिटी को देखेगा, लीगल अनुशासन में रखकर चीजों को करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। कौन सा जो है क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में देखिए प्रिंटर हमारा आउटपुट है, ये दोनों आउटपुट है, ये भी हमारा आउटपुट है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें फोर्थ ऑप्शन की, वो हमारे पास दिया स्कैनर। और स्कैनर हमारा क्या है, जो भी भौतिक चीजें होती हैं, यानी कि जो भी फिजिकल चीजें होती हैं उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। किसमें परिवर्तित करता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। तो भौतिक से क्या करता है, फिजिकल से क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। अब अगला पूछा है बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या पद्धति किस बेस का उपयोग करता है? देखिए मैंने आपसे बहुत बार बताई ये बात कि बाइनरी किस बेस संख्या का इस्तेमाल करता है, ऑक्टल किस बेस संख्या का इस्तेमाल करता है, डेसिमल किस बेस संख्या का इस्तेमाल करता है, और हेक्साडेसिमल किस बेस संख्या का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बाइनरी इस्तेमाल करता है 2 का, ऑक्टल इस्तेमाल करता है 8 का, डेसिमल इस्तेमाल करता है 10 का, और हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करता है 16 का। इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि हेक्सा 6 होता है और डेका 10 होता है, इन दोनों को मिला दो तो 16 हो जाता है। तो ये सबके बेस नंबर है जो हमें पता होना चाहिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा 2, बेस नंबर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 74, नेट बैंकिंग की बात कर रहा है, उसके मुख्य रूप से ग्राहकों को क्या सुविधा प्रदान करता है? दूरस्थ रूप से जो भी आपका एटीएम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन का आपका उपयोग करना हेल्प करता है यहाँ पर, या इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण, यानी कि पैसा किसी को ट्रांसफर करना, बिल का भुगतान करना, बिल पेमेंट करना, या खाता प्रबंधन, यानी कि जो आपका अकाउंट है उसकी मैनेजमेंट, जैसे बैंक कार्य करने की अनुमति देना। ये इसका क्या है, ये इसका पर्पज है। किसका बोला तो नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की जो बात है उसमें ये हमारा सबसे आगे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कमेंट में आप लोग भी आंसर करते रहना है, सभी लोगों ने, आपने जो करा है वो बता देना कमेंट में आप लोग। ठीक है, आइए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ आपसे पूछा गया है SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर मैं आपको बता चुकी थी 25 होता है। ये ईमेल भेजने का काम करता है, ये ईमेल भेजने का काम करता है। इसे सेंडर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, और ईमेल में इसका बहुत अच्छा खासा क्या है, योगदान है, यानी कि इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पर होती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। SMTP के बाद इन्होंने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा मतलब इजी भी कह सकते हैं सवाल को, क्योंकि भाई HTTP के बारे में हमने सब पढ़ लिया, इन्होंने HTTP की बेसिक सी फुल फॉर्म पूछ ली। 80 इसका पोर्ट नंबर होता है, हमने इसके कार्य पढ़ लिए कि इसका कार्य क्या है, हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसकी समस्याएं क्या है, वो भी हमने पढ़ ली थी। तो ये तो HTTP का फुल फॉर्म है, तो इट्स वेरी वेरी बेसिक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको हम कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट
हाइपर 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 टेक्स्ट ट्रांसफर होना चाहिए ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सेकंड रुकिएगा, इंग्लिश में एक बार देख लें। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए, अगर नहीं है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये विकल्प डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ देखिएगा क्या पूछा है। एमएस एक्सेल में जब भी हम कोई भी सूत्र लगाते हैं, यानी कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसकी बिगिनिंग किससे होती है, @ से होती है, हैशटैग से होती है, प्लस से होती है, इज इक्वल टू से होती है। तो ऑब्वियसली बिना इज इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने इधर लिख लिया एवरेज, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख लिया मैक्स, हमने लिख लिया मिनी, और ऐसे हमने बहुत सारे जो है फंक्शंस पढ़े थे, सबके फंक्शन के जो कैरेक्टर थे वो सब हमने डिस्कस किया था। पढ़ने को बहुत कुछ है, और जब पूछना चाहे तो चाहे मॉडरेट पूछे चाहे इजी पूछे, लेकिन हमने सब पढ़ा था, तो हमारे लिए पेपर आराम से, देखो पढ़े हुए इंसान के लिए पेपर इजी था, जिसने पढ़ा था उसके लिए पेपर बहुत इजी था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा था उनके लिए पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि हाँ ऐसा था कि वैसा था, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए ईमेल एड्रेस जब भी हम लिखते हैं, मैंने आपको 50 बार बताया कि हमारा जो है यूजर नेम आता है और डोमेन नेम आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में, यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में ना एक चीज आती है जिसको हम @ कहते हैं। क्या कहते हैं, @ कहते हैं। क्या कहते हैं बोला, @ कहते हैं। पूछ रहा है एमएस एक्सेल फंक्शन कौन सा है जो हाईएस्ट वैल्यू आपको देगा। ये सवाल तो हमने एज इट इज बता रही हूँ, एज इट इज, जितना जो वैल्यू लिखा बिना इज एम आर को इधर उधर करे, इस सवाल को हमने एज इट इज कम से कम 5 बार किया होगा, कम से कम। ये हम मैथ्स की बात करते हैं, और मैथ्स में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाती है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, आपका 15वें सवाल का 15th क्वेश्चन जो है आपका, वो आपके सामने है। ये IPv4 के बारे में पूछ रहा है। IPv4 का एड्रेस क्या कंसिस्ट करता है, इसने पूछा। देखिए IPv4 की बात करते हैं तो IPv4 32 बिट का होता है, और IPv6 128 बिट का होता है, और IP के दो ही कैटेगरी हैं, एक IPv4 और एक IPv6। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके जो है कितने नंबर आए हैं, और आपको बता दें ये सभी चीजें जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हमारे 15 में से 15 कंप्यूटर में आए हैं। तो ये 15 में से 15 कंप्यूटर में कैसे आए हैं, क्योंकि हमने जो ये कॉम्बो बैच है इसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कराई हुई हैं। कॉम्बो बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच। रीजन क्यों बताती हूँ, क्योंकि इसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल रहे हैं, और साथ में आप अपनी लाइव क्लासेस भी कर रहे हो और प्री रिकॉर्डेड भी कर रहे हो। तो आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। आप चाहते हो दिन में 10 घंटे पढ़नी है कंप्यूटर, 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़नी 5 घंटे पढ़ो, जो आपकी स्पीड है उससे कवर करना चाहते हो कवर करो। तो कॉम्बो बैच से आज जाके जाओ, और ये ऑफर आज का, ये यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा रात 12 बजे तक आज, और ये फिर वापस इस वैल्यू पर आ जाएगा। अभी केवल ये इस वैल्यू पर आपको दोनों बैचेस मिल रहे हैं, संगणक 3.0 भी और दृष्टि का आपका 3.0। तो इसका मतलब ये दोनों लेटेस्ट बैचेस हैं, इस बात का ध्यान भी रखना है ना। चलिए, तो आप मुझे मेन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आपका पेपर कैसा रहा, आपको पेपर कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और कितने नंबर आपके कंप्यूटर में बने हैं। आई होप 15 में से 15 ही बने हो इस पेपर से, और जितनी मेहनत हमने साथ मिलकर के करी है, तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि हम सभी के 15 में से 15 सही हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।